हाय गाइस। मैं वकील महतो आज एक नए विषय के साथ आपसे मुखातिब हूँ। और जो हम सभी, कोई भी देश का नागरिक आज जिस परिस्थिति में गुजर रहा है उसमें सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना होती है। और ये जो सार्वजनिक शांति भंग होती है तो हम जनरली सुनते हैं कि आज फलाना जगह 144 लगा दिया गया है, या वहाँ दंगा हो गया है, या वहाँ बलवा हो गया है, या दो समुदायों के बीच आपसी वैमनस्यता के चलते जो है शत्रुता हो गई है लोगों में। तो यही ज्वलंत समस्या को लेकर मैं आप सबके बीच मुखातिब हूँ। जो हमारा भारतीय दंड विधान जो है, उस भारतीय दंड विधान में यानी आईपीसी का सेक्शन 141 से लेकर 160 तक में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसके विषय में बताया गया है। मैं उन्हीं का जानकारी आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। उसमें है, सबसे पहला है सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध यानी अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया गया है 141, 142 एंड 143 ऑफ आईपीसी। 141 जो है कहता है कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने के नाते आप अगर किसी सरकार का, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या और जो लोकल इश्यूज हैं, जो विधि विरुद्ध कार्य में सम्मिलित होते हैं, उन्हें जो है इस धारा के प्रयोग के द्वारा उन्हें रोका जाता है कि आप जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, अगर उनके कोई कर्मचारी विधि सम्मत कार्य कर रहे हैं तो उसको रोकने का जो प्रयास होता है वो 141 डिफाइन करता है। 142 और 143 जो है, 43 में उसका क्या दंड होगा इसके संबंध में है, वो मैक्सिमम 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट और फाइन या दोनों से दंडित किए जा सकते हैं। अब हम आते हैं जो बहुत ही प्रचलित है हमारे ये में, कि तुरंत सुनाई पड़ता है कि यहाँ निषेधाज्ञा लगा दी गई है, 144 का प्रयोग किया गया है। एक सीआरपीसी में 144 और एक आईपीसी में 144, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों ही प्रशांति कायम करने के लिए ही, वो जो घातक हथियार से लैस होकर अगर वो जमाव करते हैं तो उसे हम उस जगह पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 144 आईपीसी का प्रयोग किया जाता है। और जब 145 की बात आती है तो लोगों को ये कहा जाता है कि भाई आप तितर बितर हो जाओ, जमा रहोगे तो आपके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी, तो वो धारा 145 होता है। और यदि उस जमाव को लाने के लिए अगर कोई उन लोगों को लाता है जो उस अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा होते हैं, तो उनके विरुद्ध आईपीसी का सेक्शन 150 लगाया जाता है। और यदि उन लोगों को जो स्वेच्छा से नहीं आए हैं बल्कि लाए गए हैं किराया पर पैसा देकर, तो वैसे लोगों के विरुद्ध जो है सो सेक्शन 158 लगाया जाता है उनके विरुद्ध। और उनको यदि कोई सहयोग करते हैं तो ये 158 का धारा आईपीसी का लगाया जाता है। नेक्स्ट है जिसको हम बहुत ही सुनते आते हैं कि फलाना जगह राइट हो गया, और
राइट हो गया तो उसको हम कहते हैं बलवा करना। बलवा करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए जो सार्वजनिक स्थान में और लड़ाई करते हो। तो बलवा करने के लिए सॉरी 2 व्यक्ति नहीं बल्कि कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। वो दंगा शब्द जो है एफए के लिए 2 व्यक्ति है, बलवा के लिए मिनिमम 5 पर्सन्स होने चाहिए। और वो जो है उस सम्मिलित होने में यदि 5 व्यक्ति में कोई एक व्यक्ति ही कर रहा है लेकिन वो उनको माना जाएगा कि वो 5 व्यक्ति मिलकर ही वो काम कर रहे हैं। तो यह है बलवा करने का, जिसका डिफाइन हमारे आईपीसी में 146 और 147 में किया गया है। और यदि कोई लोक सेवक के द्वारा वो राइट को दबाने का प्रयास किया जाता है और उस काम में यदि कोई बाधा डालता है तो उसमें सेक्शन 152 अप्लाई होता है आईपीसी का। और यदि इस राइट को करवाने में यानी बलवा में यदि कोई व्यक्ति कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जिससे उत्तेजना फैलती हो तो वो धारा 153 भारतीय दंड विधान में वर्णित किया गया है। और दूसरा है कि यदि किसी के संपत्ति को या उसके मालिक को जहां यदि वो उसके जमीन पर विधि विरुद्ध जमाव होता है तो वो धारा वहां 154 भारतीय दंड विधान का वहां पर लगता है। और अगर यदि ये राइट किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हुआ है और यदि उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है तो वो धारा 155 में वर्णित किया गया है। और यदि कोई उसका ऑनर है, आधिपत्य या स्वामित्व रखने वाला आदमी है, उस व्यक्ति के अभिकर्ता को का दायित्व यदि फिक्स होता है कि उसके कहने के अनुसार उसका जो एजेंट है वो इस प्रकार के काम को कर रहा है तो वो धारा 156 भारतीय दंड विधान के द्वारा उस पर कार्रवाई की जा सकती है। यही हम आते हैं कि जब 2 समाज के बीच यानी वर्गों के बीच अगर किसी बात को लेकर के अगर कुछ ऐसी बातें बोली जाती हैं जिससे दोनों समुदायों में शत्रुता बढ़ती है तो उसका जिक्र हमारे भारतीय दंड विधान के 153 क और ख में वर्णित किया गया है और उसमें दंड का भी प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में जब बात आ जाती है अनलॉफुल असेंबली का, राइटिंग का, 2 क्लासेस के बीच में डिफरेंसेस पैदा करने का, उसी क्रम में हम देखते हैं कि वो दंगा का रूप ले लेता है। और दंगा का रूप वो पब्लिक प्लेस में कम से कम 2 व्यक्ति यदि आपस में पब्लिक प्लेसेस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं तो उस समय जो है सो उनके विरुद्ध धारा जो है सो 159 का प्रयोग किया जाता है। और ये कम से कम माना जाता है कि पब्लिक प्लेसेस में अगर शांति भंग हो, ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस हो, तो ये जगन्नाथ साह मामला में बताया गया था कि 2 भाई लड़ रहे थे, वहां कुछ लोग जमा हो गए तो और उससे थोड़ा सा माने ये आपस में गाली गलौज कर रहे थे तो वो जो है मारपीट नहीं कर रहे थे, केवल गाली गलौज कर रहे थे। वैसी स्थिति में उसको दंगा नहीं कहा जा सकता है जो इस जगन्नाथ साह मामला में वर्णित किया गया है। तो इसके लिए मस्ट है, पहला इंग्रेडिएंट है कि 2 व्यक्ति के बीच में मारपीट होना जरूरी है तभी वो दंगा होगा। यदि उससे पब्लिक प्लेसेस में शांति भंग होने की आशंका हो या शांति भंग होती हो तो ये जो है साक्ष्य के अभाव में यदि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जो सरकार है जो उनके अधिवक्ता जो कोर्ट में ये साक्ष्य प्रस्तुत करें
कि जो बातें हुई हैं वो सार्वजनिक स्थान पर नहीं हुई हैं, तो वो जो है सो उस अभियुक्त को 160 में जो दंड है राइट का, एफरे का, तो उसका उसे दंडित नहीं किया जा सकेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या प्राइवेट प्लेसेस पर या जो व्यक्तिगत कहीं कुछ जगह है वहां पर क्या राइट हो सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। वो राइट के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक प्लेस पर ही हो, वो पर्सनल प्लेस पर भी वो हो सकता है। अब हम बात करें कि अंतर क्या है दंगा, बलवा और जो है प्रहार। तो हम कह सकते हैं कि दंगा केवल सार्वजनिक स्थान पर ही किया जा सकता है, जबकि बलवा सार्वजनिक और निजी दोनों स्थान पर किया जा सकता है। वहीं प्रहार भी जो है वो सार्वजनिक या निजी दोनों स्थान पर किया जा सकता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दंगा सार्वजनिक शांति के विरुद्ध दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, तो वो दंगा कहलाता है। जबकि बलवा करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए, अदरवाइज वो बलवा नहीं कहलाएगा। और यदि प्रहार की बात करें तो प्रहार में मस्ट है कि किसी को बॉडीली इंजरी हुआ है तभी वो प्रहार कहा जा सकता है, असॉल्ट कहा जा सकता है। और दंगा में जो है वास्तविक रूप से लड़ाई करने वाला जो है वो उत्तरदायी होता है, वो पनिशेबल होता है। जबकि बलवा में अगर कोई व्यक्ति नहीं भी कुछ किया है लेकिन उसको समान दोषी माना जाएगा कि आप स आशय जो है आप उस कार्य को किए हैं, इसलिए आप राइटिंग के दोषी हैं। वहीं प्रहार जो होता है वो एक तरफा होता है और कोई एक ही उसके लिए जो असॉल्ट करते हैं वो पनिशेबल होते हैं। और हम कह सकते हैं दंगा में वो कम से कम दंडनीय होता है, जबकि बलवा ग्रेटर ऑफेंस है और वो गंभीर अपराध है, इसलिए उस पर जो है सो दंड भी गंभीरता पूर्वक उस पर निर्धारित होता है। जबकि प्रहार में वो भी जो है सो पनिशेबल है। और जो है हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि दंगा, बलवा और प्रहार जो हमारा आईपीसी का सेक्शन 141 से 160 में ये दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि सार्वजनिक शांति बनाए रखने के विषय में जो जानकारी मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई है आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर आप इसी तरह का और वीडियो या कानून की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल का बेल आइकॉन पुश करें ताकि इस तरह की जानकारी आप लोगों को हमेशा मिलती रहेगी। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य लोगों को भी कानून की जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।